जी। जिशान भाई, कहाँ से स्टार्ट करने वाले हो आप? एग्जॉर्सिज्म के बारे में क्या जानते हैं आप? भाई एक्सोर्सिज्म मतलब एक ऐसी चीज़ है जो मतलब हर घोस्ट स्टोरीज में लगभग लगभग होती है। मतलब एक कोई भी इंसान है, उसको पोजेस कर लिया। अब पोजेस कर लिया तो उसका सॉल्यूशन, उसके दो रास्ते हैं। या तो पोजेस्ड इंसान मर ही जाएगा, जी। अगर वो जिंदा है तो डेफिनेटली उसके ऊपर एक्सोर्सिज्म हुआ है। और अगर मैं आपको बताऊं कि जो दुनिया सबसे ख़तरनाक एग्जॉर्सिज्म मानती है, द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एनालिस मिशेल, वो बहुत नॉर्मल सा एग्जॉर्सिज्म था जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। क्या उस बात कर रहे एग्जॉर्सिज्म हो के भाई, आगे आप उनको नॉर्मल बोल रहे हो? जी, वो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है सर। मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि आपके पास जो कहानी, आपके पास जो स्टोरी है, जी उसमें कुछ ऐसा होगा जो उससे भी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर होगा, जी नेक्स्ट लेवल का होगा, जी इसलिए आप उसको नॉर्मल बोल रहे हो। जी। ठीक है, तो भाई उससे भी ज़्यादा मतलब एक्सोर्सिज्म की बातें कहाँ हो सकती हैं, बताओ यार थोड़ा। तो देखिए कि जो शुरुआत होती है इस कहानी की, वो होती है जर्मनी के एक छोटे से गांव मोटलिंगन में। जी। ये बात है आज से बहुत पुरानी बात है, 1840 के आसपास की बात है। एक लड़की होती है गोटलीबन डीटिस नाम की। वो अपने 4 भाई बहनों के साथ में उस गांव में शिफ्ट होते हैं। अब उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो किसी परेशानी की वजह से वफ़ात हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है उन लोगों की। तो गोटलीबन का जो बड़ा भाई होता है वो उनके एक अंधे भाई के साथ में मिलके पूरे मॉडलिंगन शहर जो होता है, गांव होता है, शहर बोल दो गांव बोल दो, वहाँ पर पूरा वो टटोलने लगते हैं कि कोई एक ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे वो अपना गुजर बसर कर सकें। बहुत टाइम तक ढूंढने करने के बाद में उन्हें एक ऐसा घर मिलता है जो पिछले 12 साल से बंद पड़ा हुआ था। जी। अब उस जो घर था उसकी भी एक कहानी है, पर वो किसी को नहीं पता थी। उन 5-6 लोग जो थे उनमें से किसी को उस घर की कहानी पता नहीं थी। और इतना शदीद तरीके से वो जो घर था वो ख़त्म हो चुका था कि वो घर खुद चीख चीख के बोल रहा था भाई मुझे गिरा दो, पर कुछ जेब वो नहीं देती उनको, सहूलियत नहीं देती, तो मजबूरन उनको उसी घर में रहना पड़ता है। उनको पता चल चुका था इस घर में कुछ दिक्कत है? नहीं, और उनको कितनी बड़ी दिक्कत है? स्टार्टिंग में नहीं पता चला था। जब वो लोग शिफ्ट होने वाले थे उस टाइम पे उनको पता नहीं चला था। ठीक है। अब होता क्या है कि वो लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए। पहली ही रात को गॉटलीबन को ऐसा महसूस होता है कि इस घर में और भी लोग रह रहे हैं, पर कोई उसकी बात का भरोसा नहीं करता। और इसके पीछे भी एक वजह है, क्योंकि गॉटलीबन जो लड़की थी उसको पास्ट में एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम डायग्नोस हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। और उसके भाई की अगर माने हम तो उनके अनुसार गॉटलीबन जो थी वो दीवारों में सिर मारा करती थी ताकि थोड़ा सा सुकून मिल जाए उन्हें, कि मैं इस दर्द से थोड़ी सी निजात मिल जाए। पर कोई फ़र्क पड़ता नहीं था, उल्टा वो खून निकलने लग जाता था, घाव हो जाते थे। वक्त गुज़रता है। अब ये जो फैमिली थी ये बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, चर्च जाने वाली फैमिली थी, बहुत धार्मिक फैमिली थी वो। जी। एक दिन की बात है, गॉटलीबन जो है वो जाती हैं पास्चर के पास में। पास्चर को जाकर के बताती हैं कि मुझे उस घर में प्रेजेंस फील होती है, पर पास्चर इतना ध्यान देते नहीं है उसके ऊपर। तो कि ठीक है, बच्ची है, को होता है रहता है, नए नए माँ बाप मरे हैं, कुछ भी नहीं हुआ अभी तो ये है वो। अब धीरे धीरे वो जो प्रेजेंस थी वो एक से बढ़ के दो, दो से बढ़ के 3 घर में हर एक फैमिली मेम्बर को फील होने लगती है। आप यकीन नहीं करेंगे कि जो आसपास के गांव में जो घर थे, कुछ 100 200 मीटर दूर घर थे, उन घर वालों को महसूस होता था कि इस घर में अभी के टाइम पे 100 से 150 लोग मौजूद हैं। 100 से 150? जी। पर हकीकत की बात क्या होती थी, वो पूरा घर खाली होता था, क्योंकि सिर्फ उस ब्लाइंड भाई के अलावा सारे लोग काम पे जाते थे और वो ब्लाइंड भाई को भी घर में अकेला नहीं छोड़ते थे। अब धीरे धीरे जब ये बातें बढ़ने लगी तो पास्चर को बुलाया गया। पास्चर आता है, देखता है घर में,
कुछ भी नहीं करता, सिर्फ होली वाटर छिड़कता है थोड़ा थोड़ा और चला जाता है। वक्त के गुजरने के साथ में गोटलीबन को एक औरत नज़र आने लगती है उस घर में। इस चीज़ पे ध्यान रखना, औरत नज़र आती है जी। वो जो औरत है उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा है, दोनों बिल्कुल काले हैं, औरत और बच्चा दोनों बिल्कुल काले, काले कपड़े पहन रखे हैं और अंदर कुछ नज़र नहीं आता। चेहरा जो है वो फिगर से ऐसा लगता है कि हाँ भैया औरत का चेहरा है या औरत की रूह है ये। अब ये तब नज़र आती थी जब गोटलीबन अकेली हुआ करती थी। बीमार होती है गोटलीबन तो एक जो भाई होता है उसका बड़ा वाला, वो भाग के जाता है पास्चर को बुला के लाने के लिए। पास्चर आते हैं तो पास्चर का पहले तो वहाँ पर देख के दिमाग ख़राब हो जाता है कि डॉक्टर यहाँ पे क्या कर रहा है। अब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर था उनको, आपको बताया जैसे कि मैंने, तो लोगों को लगा घर के कि इसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है जिस वजह से इसको बुलाया गया है, इस वजह से इसको दिखा लेते हैं डॉक्टर को। अब साहब डॉक्टर चेक कर रहा है पर डॉक्टर को कुछ महसूस नहीं होता। पर जैसे ही पास्चर उस रूम में एंटर होते हैं जिसमें गोटलीबन बैठी हुई थी, वो डॉक्टर पास्चर को देख के थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है, तिरछी तिरछी निगाहों से उन्हें देख रही होती है। अब साहब पास्चर को थोड़ा सा शक हो गया, कुछ तो चक्कर है इसमें, झोल है। मेयर को बुलाया जाता क्योंकि 24 सालाना लड़की थी वो, कोई ज़्यादा उम्र भी नहीं थी और घर में माँ बाप भी नहीं थे, सिर्फ एक बड़ा भाई और दूसरा भाई है तो वो अंधा, तो कोई गलत इम्पैक्ट नहीं पड़े सोसाइटी के ऊपर, इसलिए उन्होंने मेयर को बुला लिया। अब मेयर, पास्चर, डॉक्टर और उनके भाई बहन जी, ये सारे लोग हैं। वो पहली बार था जब पास्चर उनके ऊपर एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। उस एग्जॉर्सिज्म के दौरान 56 बार खिड़की दरवाजे बंद होते हैं और खुलते हैं सिर्फ 1 घंटे के दरमियान में। 56 टाइम्स। अब आप सोच सकते हैं कि अगर आप कोई बहुत इंटेंस काम कर रहे हैं और उस काम के दौरान धड़ल्ले से खिड़की खुल रही है और बंद हो रही है, किस लेवल का खौफ होगा उस फैमिली के दिल में। इसी बीच उनकी एक बहन बेहोश हो जाती है डर के मारे, और जैसे ही बोलते हैं पास्चर इन द नेम ऑफ द फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, एक टेबल उड़ती है और पास्चर के ऊपर आके गिरती है। पास्चर लग जाती है उनके, जाहिर सी बात है, गिर जाते हैं वो। उसके बाद में वो पहली बार था जब 6 आत्माएं जाहिर हुई थी जिन्होंने एक एक करके अपना नाम बताया था कि हम इस तरीके से डीमंस हैं और हम हेल से आए हैं। अब आए कैसे हैं उसकी कहानी आपको एंड में पता चलेगी कि वो अंदर कैसे आए इसकी बॉडी में। जी भाई। वक्त गुजरता है, डेली के डेली उनके ऊपर एग्जॉर्सिज्म किए जाते हैं। ये पहले एग्जॉर्सिज्म की कंटिन्यूएशन चल रही होती है उनकी। तो मेयर डिसाइड करते हैं कि इन लोगों को शायद इस घर से हटा देना चाहिए। घर से हटाते हैं कुछ दिन के लिए। घर में जांच पड़ताल का सिलसिला चालू होता है। तो जिस बिस्तर पे गोटलीबन सोती थी उसके नीचे एक खड्डा मिलता है जिसको पैक किया होता है, और उसके अंदर से निकलती है एक पोटली काले कलर की। उस काली कलर की पोटली के अंदर थी चौक, काला पाउडर, पता नहीं किस चीज़ का पाउडर हुआ होगा वो, धागा काला, हड्डियाँ। अब इंसान की हड्डियाँ थी, जानवर की हड्डियाँ थी, वो स्पेसिफाई नहीं है किसी भी जगह पर, लेकिन हड्डियाँ थी। ये देखते से ही जो पास्चर होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये कुछ ना कुछ तो बुरी चीज़ है। लोग दूसरे घर में शिफ्ट हुए हैं, सबको लग रहा है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, हमारे घर में कुछ भी नहीं हो रहा है, तो वापस उसी घर में चल जाते हैं क्योंकि मेयर से जितनी मोहलत मिली थी, हर्जाना मिला था, वो ख़त्म हो रहा था और परिवार भी चलाना था, इतनी तनख्वाह थी नहीं किसी की। तो वो लोग वापस उसी घर में जाकर रहने चल जाते हैं जो उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी।
यार दोबारा से कोई मतलब कोई भी कितनी भी मजबूरी हो, मेरे हिसाब से तो कौन ही जाएगा यार। आप एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए ना कि आपके पास ये नहीं पता कि कल का खाना खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे हम, और जो वो घर तो उनको मिल चुका है, खरीद लिया उन लोगों ने वो घर। अब जिस घर में अभी रह रहे हैं वो घर तो अनजान का ही है ना, अनजान का है। उस घर में तो कभी भी निकाला जा सकता है आपको। लोग जाते हैं उस घर में रहने के लिए। धीरे धीरे गॉटलीवन की तबीयत ठीक होने लगती है, हालांकि अभी उस घर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। एक दिन सफाई करते करते गॉटलीवन को काफ़ी सारी ऐसे चीज़ें मिलती हैं जिनका जो प्रयोग है वो काले जादू में किया जाता है। कहीं पे कोई पोटली मिलती है, कहीं पे सिक्के मिलते हैं, कहीं पे राख मिलती है, अलग अलग चीज़ें मिलती हैं जो उनको। अब साहब 1942 की बात है, 2 साल गुजर चुके हैं पहले एग्जॉर्सिज्म को। जी। अगस्त या सितंबर का महीना रहा होगा। उनका भाई जो है वो भाग के जाता है पास्चर के पास में, वो बोलता है कि हमारी बहन को बचा लो। उसकी हालत देख के पास्चर भी डर जाता है कि इस हालत में आया मतलब कुछ तो गड़बड़ है। बकौल घर वालों के गॉटलीमन ने उल्टियाँ करना शुरू किया था 1 हफ्ते पहले। पहले बाल्टियाँ भर भर के वो पानी की उल्टी करती थी, फिर खाने की करने लगी, फिर खून आने लगा उल्टियों में। फिर आप सोच सकते हैं क्या निकलता होगा खून के बाद में। खून के बाद में क्या निकल सकता है भाई? अंदाज़ा लगाइए कुछ। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर कोई खाना खाते हुए ये पॉडकास्ट सुन रहा है तो वो खाना छोड़ दे भाई। वही मैं उसके आगे सोच ही नहीं पा रहा हूँ यार, खून के बाद क्या निकलेगा? खून की उल्टी के बाद सबसे पहले निकलना चालू होते हैं बाल। उल्टी में उल्टी में बाल, नाखून निकलते हैं, फिर अरे कीड़े निकलते हैं। पहले मरे हुए निकलते हैं, फिर धीरे धीरे जब इनकी इंटेंसिटी बढ़ती है कॉकरोच निकलने लगते हैं। इतने कॉकरोच निकल जाते हैं कि वो मान लो कि जिस कमरे में वो लेटी हुई है वो कमरा पूरा कॉकरोचों से भर चुका है, और वो जिंदा कॉकरोच। जिंदा कॉकरोच किसी इंसान के अंदर से कैसे निकल सकता है? ये कोई नॉर्मल चीज़ तो है नहीं। बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। पहले जब आपने बताया कि उल्टियाँ कर रही वो कर रही, तो मैंने थोड़ा सा सोचा था कि यार ये तो डॉक्टर के पास भी जा सकता है। हाँ, बट अब मैं समझ गया हूँ क्यों गए थे पास्चर के पास में। क्योंकि वो उल्टियों की इंटेंसिटी इतनी बढ़ चुकी थी। वो आखिरी जो उल्टियों के बारे में डॉक्यूमेंटेड मैंने पढ़ा था उसके अनुसार चिमगादड़ निकली थी उसमें, जिंदा चिमगादड़। मतलब सोच के भी डर लगता है यार। वही तो भाई, इमेजिन करना भी मुश्किल है। हाँ, मतलब कोई इंसान कैसे ये सहन कर पा रहा होगा, उसके अंदर कितनी परेशानियां चल रही होंगी। उस टाइम पे जब दूसरा एग्जॉर्सिज्म चालू होता है, जो पास्चर एग्जॉर्सिज्म करता है, उसके ऊपर 3 बार अटैक हो चुका, पर कोशिश कर रहा है वो धीरे धीरे। आवाज़ सुनी आपने? वही देखा मैंने, आवाज़ कहाँ से आई? कुछ तो हुआ है। लोग कहेंगे हम जानबूझ के कर रहे हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है जी। अब जो पास्चर था उसके ऊपर 3 बार अटैक हो चुके। पास्चर खुद परेशान कि मैं बचाऊं तो बचाऊं कैसे। 4-5 दिन तक पास्चर पूरा दिन कोशिश करता रहता, तब जाके 6ठे दिन 458 आत्माएं उसके ऊपर जाहिर हुई। अलग अलग 458? हाँ, अलग अलग आके उन्होंने नाम बताया कि मेरा ये नाम है, हम यहाँ से हैं। सोचिए कि एक आत्मा अगर किसी शरीर के अंदर आ जाती है, वो शरीर की क्या हालत हो जाती है। तो 458 आत्माएं, जब उस आत्माओं के जाहिर होने के 3 दिन बाद गॉटलीबन की डेथ हो जाती है। 458 के बाद? हाँ, ठीक है यार भाई। अच्छा, उसके बाद और भी कुछ इसमें है? अभी आप सुनिए तो सही। क्योंकि मेरे दिमाग में ना बहुत सारे सवाल हैं भाई। मैं नहीं चाहता कि किसी का सस्पेंस खराब हो, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे सवालों के जवाब ऐसे ही मिल जाए।
नहीं तो मैं लास्ट में तो पूछूंगा ही। जब 458 आत्माएं जाहिर हुई थी, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। जी। सारे क्रियाक्रम की तैयारी हो चुकी है। जो कब्रिस्तान होता है क्रिश्चियंस का, वहाँ पर दफनाने की प्रक्रिया चालू की जाती है। जैसे ही उसका ताबूत अंदर उतारा जाता है, ताबूत में से आवाज़ आना चालू हो जाती है, हैं? वो वापस जिंदा हो गई। अरे इंसान मर चुका है, 6 से 8 घंटे उसको मरे हुए हो चुके हैं, डॉक्टर ने बता दिया। उस टाइम पे चर्च को बहुत बड़ा माना जाता था, चर्च को बता दिया, चर्च वालों ने बता दिया कि साहब मर चुकी है। पर 6 से 8 घंटे बाद वो लड़की वापस जिंदा हो जाती है। 26 साल की उस लड़की ने जीवन में इतना कुछ देखा जिसके बारे में बात करने में भी डर लगता है कभी कभी। यार किस दर्द से गुजरी होगी वो जिंदा हुई। पूरा जो आसपास लोग बाग थे डर जाते हैं कि ये तो भूत आ गया, कुछ कहते हैं कि ये चमत्कार हो गया, ईश्वर ने इनको ज़िंदगी दी है दूसरी। उनको वापस लेके जाया जाता है घर पर। तब गॉटलिबन बताती है कि उनसे एक लड़का मिलने आया करता था जो कि उस गांव का नहीं था। और ये बात है करीब जब वो 7 साल की हुआ करती थी। वो लड़का भी इंसान नहीं था। जब ये वो छोटी थी तब एक लड़का उनसे मिलने आता था, जिनके बारे में उन्होंने बताया। हाँ। और अभी पता लग रहा है कि वो लड़का भी इंसान नहीं था। इसका मतलब जो भी इनका रिलेशन है वो इस घर में आने से ही नहीं, उससे बहुत पहले से है। जी। तभी इनके एक कजिन आता है उस घर के अंदर। सबको लगता है कि देखना है, कोई बात नहीं, परेशानी क्या है क्या नहीं है। वो रुकता है इनके साथ 6 महीने उस घर में। और उस 6 महीने में गॉटलिबन जो जो सहन करती है वो कोई नहीं जान पाया। हालांकि उनका जो कज़न आया था उसका आना बहुत सही था इनके लिए, क्योंकि वो हेल्प करता था, पैसों में इनकी हेल्प हो गई, ख्याल रखने में हेल्प हो गई। अब वो थोड़ा सा जानकारी रखता था तो वो एग्जॉर्सिज्म के दौरान में पादरी की मदद करता था। पास्चर और उसका भाई गॉटलिबन का जो कज़िन भाई है, दोनों मिलके एक आखिरी एग्जॉर्सिज्म करते हैं उसके ऊपर 1846 के आसपास, पहले एग्जॉर्सिज्म से 6 साल बाद। जी। उस टाइम तक गॉटलिबन की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उसके शरीर में एक भी ऐसी हड्डी नहीं थी जो जुड़ी हुई हो। अगर उसको उठाना भी होता था तो 4 लोग लगते थे, क्योंकि हड्डियां हैं ही नहीं। अगर सिर पकड़ेंगे तो सिर हाथ में आ जाएगा, हाथ पकड़ेंगे तो हाथ ऊपर रह जाएगा। जब आखिरी डॉक्यूमेंटेड घटना के अनुसार पास्चर की डेथ हो गई थी उसमें, और कुल 1146 आत्माओं ने आके जाहिर किया था कि हम इसके ऊपर रहते हैं और इसका जो शरीर है वो एक दरवाज़ा है नर्क से को अब असल दुनिया से जोड़ने का। ओ भाई। और पता कर सकते हैं कि ये नर्क से उसे के असल दुनिया में जोड़ने का रास्ता किसने बनाया उसके शरीर को? जो लड़का मिलने आता था। तो जो कज़िन आया था, जो इनकी हेल्प कर रहा था। अरे 7 साल की जब ये थी, 6 साल की, तो ये कज़िन इन्हीं के साथ में रहा करता था। वो कज़िन इनसे करीब 10 साल बड़ा था, तो 16 साल का होगा। 16 साल की उम्र में उसने एग्जॉर्सिज्म के बारे में पढ़ना शुरू किया। फिर वो ब्लैक मैजिक की तरफ रुचि बढ़ी उसकी। उसने जब ब्लैक मैजिक के बारे में सुना कि हम इससे क्या क्या कर सकते हैं, तो उसने खुद के फ़ायदे के लिए गॉटलिबन को यूज़ करना शुरू किया। ये बचपन से डरी हुई रहती थी हमेशा और ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती थी, तो इसको यूज़ करना बहुत आसान था उसके लिए। अब
उसने इतना कुछ इसके ऊपर ट्राई किया, अलग अलग तरीके का ब्लैक मैजिक, कि इसका शरीर एक रास्ता बन गया। और जब उस घर में ये शिफ्ट हुए तो उस घर में उस रास्ते को खुलने में और मदद मिली, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे ब्लैक मैजिक हो रखा था जी। अब जब लोगों को इस सब के बारे में पता चला तो इनका घर था गांव के एक कोने में और गांव के दूसरे कोने में एक घर था। उस घर से एक बूढ़ी औरत आती है, वो बताती है कि इस घर में इनको रहने की परमिशन दी तो दी किसने, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था 12 साल पहले वो घर जो था वो बंद हो चुका था। पर उस घर को बंद करने के पीछे भी एक राज था। उस घर में 4 लोग रहा करते थे, माँ बाप और 2 छोटे बच्चे जी। बाप छोड़ के जा चुका था, माँ और 3 बच्चे थे। एक माँ और एक बेटे की किसी को कोई खबर नहीं कि वो दोनों गायब कहाँ हो गए। आज सुबह देखा है लोगों ने, कल सवेरे देख रहे हैं तो गायब, उस घर में से दोनों गायब हैं। और जो एक और बच्चा एक था? बच्चा जो था उसकी डेड बॉडी मिली थी खून में लथपथ उसी घर के कॉरिडोर में। अब जो बात पता चली सब कुछ होने के बाद में, उस बात से ये सामने आता है कि जो औरत उस घर में रहा करती थी वो बहुत ही ख़तरनाक लेवल का काला जादू किया करती थी और उसने शैतान को अपने दोनों बच्चों की बलि चढ़ाई थी। और दोनों बच्चों की बलि चढ़ाने के बाद में उसने खुद की आत्मा को भी शैतान को सौंप दिया था ताकि वो एक बहुत अच्छा नाम कमा सके ब्लैक मैजिक की दुनिया में। भाई अल्टीमेटली उससे फ़ायदा क्या हुआ? उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वही तो, उसका बेवकूफ़ बनाया गया। हाँ, इसको मैं कहूँगा अंधविश्वास या फिर कुछ एक होता है ना संकी दिमाग हो जाता है जी। लोगों को क्या बताया जाता है, आप काला जादू करो, किसी के ऊपर काला जादू कर दोगे तो उसकी जो है धन दौलत तुम्हारे पास आ जाएगी। शैतान को तुम ये इतनी बलि चढ़ाओगे तो तुम्हें इतना ख़जाना मिलेगा। उस औरत को कुछ नहीं मिला, पर उसने जो उस घर को बना दिया था उससे गॉटलिबन नाम की उस लड़की को बहुत कुछ सफ़र करना पड़ा। और दूसरी बात अगर हम उनकी बात करें तो उनके जो कज़िन आए थे जी भाई, मैं जितनी भी बहुत सारी स्टोरीज़ हम अपने चैनल पर कवर कर चुके हैं जिसमें से ना जहाँ पर भी मतलब कुछ ऐसा आता है ना खासकर ब्लैक मैजिक से रिलेटेड या फिर कुछ भी स्पिरिट से रिलेटेड, वहाँ पर कोई ना कोई अल्टीमेटली जो निकलता है वो रिलेटिव या फैमिली में से ही या दोस्तों में से ही कोई निकलेगा। जी। तो भाई मैं हर बार मेरा सेम क्वेश्चन होता है कि यार तो क्या करें, मतलब किसी पर विश्वास करें या ना करें, ऐसा है भाई। अच्छा मेरे भाई कुछ क्वेश्चंस थे जी। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जो गॉटलिबन थी, नाम क्या है? गॉटलिबन डीटस। गॉटलिबन, ठीक है भाई। मैं जानना चाहूँगा जो गॉटलिबन थी उनका शरीर जो था, आपने बताया कि 458 शायद पहले आत्माएं थी, सबसे पहले आई थी 58 थी, 46 या 58 ऐसा कुछ था, ठीक है। 400 प्लस उसके बाद जो सेकंड एग्जॉर्सिज्म था उसमें 458 थी, ठीक है। और जो आखिरी डॉक्यूमेंटेड घटना है उसके अनुसार 1158 के आसपास उसमें आत्माएं थी। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कई हजार आत्माएं इन टोटल उनके शरीर पे आई। जी भाई मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई उनका शरीर इतना स्ट्रॉन्ग था क्या कि मतलब इतना सब कुछ सफ़र कर गया? मैंने आपको सिर्फ एक बार मरने की कहानी बताई है उसकी। वो लड़की 6 बार मरी है, वो मरकर जिंदा हुई है, फिर मरकर जिंदा हुई। जिंदा आई थिंक इसलिए हुई क्योंकि वो एक दरवाज़ा बन चुकी थी, वो शायद नहीं चाहते थे कि ये मरे। जो आखिरी एग्जॉर्सिज्म है इसमें ये मैं बताना भूल गया था, अच्छा अगर आपने पूछ लिया जी। जो आखिरी एग्जॉर्सिज्म के दौरान एक लाइन लिखी हुई है, द एंजल ऑफ द डीमन, ऐसा कुछ किसी को संबोधित करते हुए लिखा गया है कि एंजल ऑफ द डीमन आता है उसकी बॉडी में और वो बोलता है कि इस लड़की को मैं कभी नहीं मरने दूंगा, ये जितनी बार मरेगी मैं इसको उतनी बार जिंदा कर दूंगा, चाहे से इसकी हड्डियां टूट जाएं, चाहे से ख़त्म हो जाए, शरीर मर जाए इसका, पर ये दरवाज़ा बंद हो गया तो हमारे बहुत से लोग हैं जो धरती पर आके अपना काम नहीं कर सकते और मैं हमारा काम इससे करवाता रहूँगा।
भाई अल्टीमेटली मैं एक ही बात कहूँगा, शायद कुछ लोग मेरे से एग्री ना हो कि भाई ऐसे जिंदा रहने से अच्छा है ना कि आप मर ही जाओ, जी, क्योंकि वो जीना कोई जीना नहीं होता कोई भाई। जीना नहीं होता। एक तो आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट, जी, खुद परेशान, दूसरे लोग परेशान, और भाई तरह तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। भाई आपने ना अभी एक बात कही थी जी, कि वो एक दरवाज़ा बन चुकी थी, और जो लोग हैं ना वो क्या करते हैं, वो शैतान को खुश करने के लिए जी, कि भाई हम शैतान को खुश कर देंगे, हमारे पास ढेर सारी धन दौलत आ जाएगी, या जी, फिर हमारा नाम हो जाएगा। नाम हो जाएगा। एक थोड़ा सा सिमिलर सा कंसेप्ट है, या फिर मैं कहूँगा रियलिटी है, मतलब मुझे नहीं पता वो सच है झूठ है, इल्यूमिनाटी। जी, लोग कहते हैं कि अगर हमने उनको खुश कर दिया या फिर हम उनका पार्ट बन गए, जी, तो सिमिलर सा ही हमें कुछ करना पड़ता है। जो शैतान होता है उन्हीं को खुश करो, खुद को सौंप दो, उसके बाद हमें नाम चाहिए नाम मिलेगा, पैसा चाहिए पैसा मिलेगा, जो चाहिए वो मिलेगा। काफ़ी लोग ऐसे हैं, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ऐसे, मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ, जो जिनको मतलब जोड़ा गया है इल्यूमिनाटी कल्चर से कि भाई इन्होंने, ये उस कल्चर का पार्ट है, ये उनके मेंबर हैं उस ग्रुप के, या जो भी हम कहें। तो क्या ये भी उस चीज़ से रिलेटेड, या फिर उसमें कितनी सच्चाई है, कुछ है आपके पास ऐसा? देखिए कि इल्यूमिनाटी के बारे में जितना ज़्यादा अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं ना, उतना ज़्यादा अपना दिमाग ख़राब होता है। क्योंकि एक ही चीज़ को घुमा घुमा के वो हर जगह पे अपलोड किया हुआ है। अगर वो फैमिली सच में एग्जिस्ट करती है तो वो फैमिली चाहती ही नहीं है कि कोई उसके बारे में जाने। वही बात है। क्योंकि मैंने काफ़ी दूर तक रिसर्च की है इसके बारे में। कुछ एक लाइब्रेरीज़ होती हैं इस तरीके की जिनमें वो बहुत पुरानी किताबें होती हैं, और वो लाइब्रेरीज़ आपको किसी मेट्रो सिटी में नहीं मिलेगी, किसी बड़े शहर में नहीं मिलेगी। एक छोटी सी गली के छोटे से कमरे में वो लाइब्रेरी बनी होती है। उन लाइब्रेरीज़ में आपको इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। जी। तो ऐसी एक लाइब्रेरी में एक किताब देखी थी मैंने, किताब का नाम मुझे अभी याद आ नहीं रहा है, याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। उस किताब में लिखा हुआ था कि इल्यूमिनाटी जो है वो एक फैमिली है जो पूरा वर्ल्ड कॉन्कर करके बैठे हुए हैं, उनको चला रही है पूरी दुनिया वही लोग चला रहे हैं। और वो ये चाहते हैं कि जितने ज़्यादा लोग हों वो भगवान को छोड़ के शैतान की तरफ मूव होने लग जाएं। अब एक रेफरेंस दूँ आपको इसमें, तो शैतान की पूजा सबसे ज़्यादा कब होने वाली है? कलयुग में। कलयुग में। इल्यूमिनाटी कब फेमस हुए? कलयुग में। और अभी क्या चल रहा है? कलयुग। वो ये चाहते हैं कि जब कलयुग का चरम पे पहुंच जाए कलयुग, तो उनकी फैमिली हो जो सबसे फेमस हो, कि इन लोगों ने सबसे ज़्यादा जनता इकट्ठी करी है शैतान की आर्मी के लिए। जी। अब रही बात लोगों को उनकी तरफ लाने की, तो वो ये कोशिश करते हैं कि जितने फेमस से फेमस लोग हो सके ना उनको अप्रोच किया जाए। अब अभी कहा जाता है कि हनी सिंह भी इल्यूमिनाटी के मेंबर रह चुके हैं, उन्होंने भी कुछ एक साइंस दिखाए हैं। हाँ, उन्होंने मतलब ऐसा बताया अपने कुछ इंटरव्यूज़ में हनी सिंह ने कि उनको मौका मिला था, हाँ, बट ही डिनाइड कि वो नहीं गए। बट अब इसमें कितना सच है कितना झूठ है वो तो वही जानते हैं। हम इस बारे में हमें उनके इंटरव्यूज से ही पता लगा है। जी। तो यानी कि अगर वो ये बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो झोल है। और अगर उन तक आई है, हो सकता है उन्होंने मना किया हो, लेकिन बाकी जो लोग हैं क्या पता उन्होंने मना ना किया हो, जी, जिनके बारे में जिनके नाम उठ के आ रहे हैं। हाँ जी भाई। अब बाकी ऐसे भाई ही जी भाई जो है, अभी आपने रिसेंटली दिलजीत दोसांझ के वो देखे होंगे। हाँ, उनके बारे में लोग कह रहे हैं उन्होंने भी एक्शन दिया है। मतलब वो जो लोगो होता है, मैं बनाना नहीं चाहूँगा इल्यूमिनाटी वाला, नहीं तो लोग मेरे ऊपर शक करेंगे। वो स्क्रीन पर हम लगा देंगे। जी, इल्यूमिनाटी वाला जो वो सिंबल है वो भी बना रहे हैं। तो इससे ये भी शक पैदा होता है कि शायद उन्होंने भी इल्यूमिनाटी ज्वाइन कर ली हो, क्योंकि देखा जाए तो अभी कुछ सालों पहले तक दिलजीत दोसांझ इतने फेमस नहीं थे। अचानक से इतनी नेम और फेम कैसे मिल गई? मेहनत भी हो सकती है, पर वो बंदा बहुत टाइम से है इंडस्ट्री में। लगभग मैं बताऊं करीब 10 साल से ज़्यादा तो मुझे ज़्यादा हो गए उन्हें। मतलब मैं उनको फॉलो करता, लेकिन काफ़ी लोग हैं जिनको नहीं पता उनके बारे में, जो अभी 1-2 साल के अंदर उनको जाने हैं। हाँ, अभी 1-2 साल में पूरे दुनिया में फेमस हुए हैं वो।
वर्ल्ड वाइड। चलो भाई, वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं। एक अलग से हम बातचीत करेंगे इल्यूमिनाटी कल्चर के बारे में, अगर लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर प्रॉपरली एक डेडिकेटेड हाँ, पॉडकास्ट लोग अगर करें। चाहते हैं कि अपन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर बात करें, जैसे कि इल्यूमिनाटी हो गई, लिजर्ड पीपल्स हो गए, जी। यूएफओज हो गए, इनके ऊपर अगर लोग चाहेंगे तो अपन इंशाल्लाह कभी बात Definitely हम बात करेंगे। करेंगे। तो लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं वो क्या चाहते हैं। जीशान भाई, जी ये स्टोरी तो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और काफ़ी हॉरिफाइंग थी, क्योंकि यार इमेजिन करना कि एक ही पर्सन के शरीर एक डोर होना हेल का, और उसके अंदर से इतनी आत्माओं का आना जाना, भाई आई कांट इवन इमेजिन। और आई होप कि किसी के साथ ना हो, एक आत्मा तक ना आए यार किसी के अंदर। भाई ओवर दी कॉल और जब हम ऑफ कैमरा डिस्कस कर रहे थे, आपने मुझे ना कुछ स्टोरीज और बताई थी जो आपकी खुद की ही हैं, खुद की लिखी गई हैं। उसमें से एक स्टोरी थी गोवा के बारे में। अब लोग ना बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया गया है गोवा को। हाँ। तो मैं थोड़ा उसी बारे में जानना चाहूँगा कि गोवा में और क्या क्या हो सकता है। देखिए कि जैसे कि राजस्थान को फेमस किया जाता है ना भूतों के बारे में, अब धीरे धीरे राजस्थान से लोगों मतलब कहानियाँ इतनी नहीं बन पा रही हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे राजस्थान के सारे भूत कवर हो चुके हैं। अब भूत जो हैं वो गोवा के बारे में ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं, जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स होते हैं, अगर उनकी हम माने तो गोवा में बहुत ज़्यादा कहानियाँ हैं। उसी के ऊपर मैंने एक कहानी लिखी थी। होता क्या है कि 4 दोस्त होते हैं, सलमान, अरमान, सुनिधि और रोहित जी। ये लोग जाते हैं, अपने कॉलेज की छुट्टियां होती हैं इनकी, तो गोवा घूमने जाते हैं। अब गोवा में जैसे कि आपको पता बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, उसी में एक एक्टिविटी होती है जेट स्की। तो अरमान और रोहित दोनों लड़ जाते हैं कि सुनिधि को मैं बिठा के चलाऊँगा। अब उनकी लड़ाई वगैरह हो जाती है, लड़की अरमान के साथ बैठ गई है, पूरा राउंड वगैरह हो गया। उसके बाद में ये लोग क्या करते हैं कि जो सलमान होता है उसके मामा का घर होता है गोवा में, वहीं पे ये लोग स्टे कर रहे होते हैं। अब वहाँ पे आते हैं घूम फिर के, वो घर काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ था, जैसे कि 6 साल हो चुके थे उसको, रेनोवेशन की ज़रूरत थी घर में, पर कुछ एक फैमिली प्रॉब्लम के चलते वो करवा नहीं पा रहे थे। तो उस घर में वो लोग शिफ्ट हुए हैं, घूम रहे हैं फिर रहे हैं, 2-3 दिन हो गए। धीरे धीरे अरमान और रोहित में दूरियां बढ़ने लगती हैं सुनिधि की वजह से। तभी सुनिधि के नंबर पे एक कॉल आता है कि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया और वो आईसीयू में एडमिट है। वो चली जाती है। चौथे दिन ये लोग जाते हैं बनाना राइड पे। बनाना राइड पे अचानक से अरमान को फोबिया हो जाता है या डर लग जाता है किसी चीज़ से पानी में, तो बेहोश सा होने लगता है वो। अब साहब उसको लेके आया घर पे, डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर धीरे धीरे हर तरीके से उसको चेक करते हैं कि ब्लड प्रेशर, पल्स वगैरह। उसका ब्लड प्रेशर हाइक कर रहा था, बहुत ज़्यादा बीपी। डॉक्टर कहते हैं कि इसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा। हॉस्पिटल लेके चले गए। अब घर में अकेला अरमान बचा है, सॉरी रोहित बचा है। अरमान को तो हाँ, अरमान को अटैक आया। रोहित अकेला बचा है क्योंकि सलमान लेके गया था। रोहित को धीरे धीरे डर लगने लगता है घर में, कि बड़ा घर है और अचानक से कहीं पे भी अगर सुई भी गिरती है तो भी डर लग ही जाता है इंसान को। वो लोग करते हैं, हॉस्पिटल में हैं दोनों, सलमान और अरमान। रोहित घर में अकेला, वो सोने की कोशिश कर रहा है तो डर से उठ रहा है बार बार। रोहित को बचपन से एक सपना आता था कि वो एक घर में है जिसमें एक लाल कलर का दरवाज़ा है। अब ऐसा मत समझ लेना इंसीडियस मूवी का रेफरेंस दे रहा हूँ। लाल कलर का दरवाज़ा, ध्यान जा रहा था बट ठीक आपने क्लियर कर दिया। लाल कलर का दरवाज़ा है एक, उस दरवाजे तक वो जाता है और वो डर के उठ जाता है। पर जैसे जैसे
उसकी उम्र बढ़ने लग रही है, वो दरवाज़ा लाल से काला होता जा रहा है, और ये सपना लगातार आ रहा है। लगातार आता है। हर अमावस की रात को उसे यह सपना आता है। एक दिन वो लोग डिसाइड करते हैं तो कि अब अरमान भी एक आध दिन में हॉस्पिटल से वापस आ जाएगा, तबीयत उसकी ठीक हो जाएगी, तो हम लोग वापस चले जाते हैं। वो लोग जाते हैं, अरमान को लेके आते हैं घर पे। उसी रात को अमावस की रात थी। अब एक ख्वाब आता है तीनों में से एक इंसान को, और सवेरे दो लोग जो होते हैं, अरमान और सलमान, ये दोनों घर चले जाते हैं। रोहित बोलता है कि मैं यहीं पे रुक रहा हूँ। रोहित रुक जाता है। ये दोनों चले गए। 4 साल गुजर चुके हैं इस बात को। रोहित से इनका कोई कांटेक्ट नहीं है। सलमान अपने एक दोस्त को लेके, जिसका नाम है विनोद को लेके सलमान वहाँ पर आता है। वही सारा एक ऐशो आराम वाली ज़िंदगी चालू हो जाती है इनकी। ड्रिंक करना, लड़कियाँ लाना, ये सारे काम वहाँ पर चल रहे हैं। तभी अचानक से सलमान चीख के नींद से उठता है उस घर में। कि उसे ख्वाब में दिखता है कि कोई ऐसा इंसान है जो उसकी टांग काट रहा है। अब इमेजिन करिए कि ख्वाब में टांग कट रही है पर दर्द असली में हो रहा है। वही फील कर पा रहा हूँ मैं, मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। चीख के दर्द में उठता है तो विनोद कहता है, भाई क्या हो गया ऐसा। विनोद धार्मिक प्रवृत्ति का प्राणी था। वो भाग के जाता है, पंडित जी को बुला के लाता है। तो पंडित जी आते हैं घर में, चेक करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। पंडित जी को कुछ ऐसा गलत नज़र नहीं आता उस घर में, पर फिर भी वो बोल देते हैं कि कुछ चावल के दाने मैं आप लोगों को दे करके जा रहा हूँ, इसको पूरे घर में अलग अलग कोनों में रख देना और 3 दिन बाद मेरे पास लेके आना। ऐसा रख दिया जाता है। 3 दिन तक कभी घर में बर्तन गिर रहे हैं रात को, कभी घर में लाइट चली जा रही है। अचानक से सब जगह लाइट आ रही है, उस घर की लाइट गायब है। गैस जल रहा है, जलते जलते किचन में आग लग गई। कुछ ना कुछ अनहोनी उनके साथ हो रही होती है। जैसे तैसे करके वो 3 दिन गुजारते हैं जी। अब जो चावल के दाने उन्होंने रखे थे अलग अलग पोटलियों में, अलग अलग कोनों में, वो लेकर के जब पंडित जी के पास जाते हैं तो पंडित जी देख के हैरान हो जाते हैं कि 3 पोटलियों के चावल बिल्कुल सफ़ेद थे, पर एक पोटली के चावल जो थे वो काले हो चुके थे। अब साहब वो जाते हैं, पूछते हैं कि भैया किस जगह पे रखी थी। वो उस जगह का बताते हैं कि इस एरिया में रखी थी साहब हमने। कुछ देर ध्यान से वहाँ पे पंडित जी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके देखते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है, कोई एक आत्मा तो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जब सलमान से पूछा जाता है यहाँ पे क्या था, सलमान बोलता है कि यहाँ पर एक पुराना कमरा हुआ करता था जिसको मामा जी ने बंद कर दिया। ठीक है साहब। अलमारी बन जाती है वहाँ पे, जो दीवार में फिट होने वाली अलमारी होती है, उसको तोड़ा जाता है तो पीछे एक दरवाज़ा निकलता है, और उस दरवाजे का कलर सोचिए क्या होगा। रेड या ब्लैक? ब्लैक कलर का दरवाज़ा था वो। और उस दरवाजे का कलर जो था वो ब्लैक इसलिए था क्योंकि वो खून से पोता गया था। वो ठीक वैसा ही जैसा उसके सपने जैसा में दिखाई देता अरमान को सपने में, रोहित को सपने में दिखाई दिया करता था। अरमान एक्सक्लूड हो चुका है इस कहानी वो से। दरवाजा रियलिटी में है और सच में उसको खून से पोता गया है। हाँ। और वो भाई वो जो दरवाजा है वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है जी। वो ब्लैक कलर का, और ब्लैक कलर इसलिए क्योंकि उसको खून से पोता गया है। जी। लेकिन भाई मैं जानना चाहूँगा खून आखिर है किसका? वो मैं बताता हूँ आपको अभी। जी भाई बताओ। वो
होता क्या है कि फिर पंडित जी वहाँ पे हवन करवाते हैं, तो अकेले पंडित जी के बस की भी बात नहीं होती, क्योंकि बार बार हवन जैसे ही जला रहे हैं, पता नहीं कैसे हवन की आग या तो जल नहीं पा रही, और जल रही है तो वो बार बार बुझ जा रही है। और ये बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है कि अगर हवन की आग नहीं जल पा रही है तो। फिर वो लोग ट्राई करते हैं कि घर के आंगन में आके हवन करने की कोशिश करते हैं। पंडित जी अपने जो शिष्य होते हैं उनको बुलाते हैं, अलग अलग प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग करते हैं हवन करने के लिए। तब जा कर के सलमान के शरीर के अंदर एक आत्मा का प्रवेश होता है। वो बताती है कि मैं रोहित हूँ। हैं? भाई आप कंटिन्यू करो। मैं मुझे स्टोरी सुननी आ गया कि मतलब रोहित कैसे? हाँ, रोहित हूँ। वो बताते हैं कि तुम कैसे मर गए। तो वो बताते हैं कि जब अरमान को हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था और इन दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि मुझे यहीं पे छोड़ा जाएगा, तब मुझे डर लगता था और मुझे एक लाल कलर का दरवाज़ा नज़र आता था जो मुझे बचपन से आ रहा है, पर मैं कभी उसका मतलब नहीं समझ पाता था। फिर एक दिन अरमान को सलमान बस स्टैंड पे लेके जाता है कि तू रुक, मैं घर पे से सामान लेके आता हूँ। वो अरमान घर पे बैठा हुआ है। अब सलमान जो था वो कहीं ना कहीं लड़की को पसंद करता था। ये बात दोनों दोस्तों को नहीं पता थी, और रोहित की जो हरकतें थी वो सलमान को भी पसंद नहीं थी। सलमान प्लान बनाता है कि अरमान को बस स्टैंड छोड़ करके सारा सामान लेने के लिए घर पे आता है। बताता है कि हमें एक फैमिली इमरजेंसी के चलते वापस जाना पड़ रहा है, तो यहीं भी रुक, हम 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे। उसी टाइम पे जब रोहित लेटता है सोने के लिए, सलमान पीछे से आता है और एक कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन काट देता है, रोहित की। और जो खून निकलता है उसी खून से उस दरवाजे को पेंट करता है। भाई इतना हैवान कुछ कैसे हो सकता है? एक तो मारा, फिर खून से पेंट कर दिया। और सलमान वो ये भी नहीं चाहता था कि उसकी आत्मा उस कमरे से बाहर निकले। इसीलिए उसने खून के ऊपर कुछ एक ऐसी ब्लैक मैजिक की आकृति बनाई थी जिससे कि उसकी आत्मा अंदर ही कैद हो गई, और वक्त के साथ साथ वो खून काला पड़ता गया, तो वो जो आकृति थी वो भी वक्त के साथ साथ गायब हो गई। अब रोहित को जो ये ख्वाब आया करता था कि उसे एक लाल कलर का दरवाज़ा नज़र आता है, वो उसे एक इंडिकेशन था उसके पितरों के द्वारा। ये बहुत बाद में जाके उसके घर वालों से पता चला, जब उन कुल देवता की पूजा करने गए थे तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे एक पितर थे जो तुम्हारे बच्चे को बचाना चाहते थे, पर तुम लोग कभी समझ नहीं पाए। अब पंडित जी बोलते हैं कि इसका पूरा विधिवत संस्कार करना पड़ेगा। जब तक इसका संस्कार नहीं करेंगे तब तक इसको मुक्ति नहीं मिल पाएगी। और यहाँ पे सलमान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब, क्योंकि अब सलमान को पता चल चुका था कि आत्मा बाहर आ चुकी है। अभी तक तो वो अंदर से बैठे बैठे जो कर सकता था वो कर रहा था जी, पर अब वो खुद बाहर आ गया। अब लोगों को भी पता लग जाएगा। अब लोगों को भी पता लगेगा और मेरी जान को भी ख़तरा है। सलमान डरता सहमता भागता है वहाँ से। तभी पंडित जी उसे रोकते हैं, विनोद को बोलते हैं कि इसे कुछ भी करके मंदिर लेके जाओ और वहाँ से इसे निकलने मत देना जब तक मैं इसका संस्कार नहीं करके आ जाता। मंदिर जाते जाते दोनों का एक्सीडेंट होता है। छोटी सी गाड़ी थी, शायद वैगनार में जा रहे थे। अब वो वैगनार इतनी बुरी तरीके से ख़त्म हुई कि सलमान के कुछ भी नहीं बचा। उसका शरीर पहचानना मुश्किल हो चुका था, पर वहीं दूसरी तरफ जो विनोद था उसे एक खरोंच भी नहीं थी। तो भाई इसका मतलब तो हम समझ ही सकते हैं कि वो एक्सीडेंट क्यों हुआ। हाँ, और जिसे नुकसान हुआ उसका नुकसान क्यों हुआ।
तो सलमान की यहाँ पे डेथ हो गई या बस चोट लगी? सलमान की यहाँ पे डेथ हो गई क्योंकि वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है उसकी बॉडी। कोई उसकी बॉडी को पहचान भी नहीं पा रहा था कि वो ये सलमान की बॉडी है। अब विनोद जो है वो वापस उस घर पे जाता है पंडित जी के पास। पंडित जी ऐसा ऐसा हो गया रास्ते में। वो पंडित जी बताते हैं कि बेटा मुझे सब कुछ पता चल गया। उस आत्मा ने मुझे यहाँ से, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश करी उस आत्मा को, पर उसने मुझे जाते जाते बोला कि मैं उसे ख़त्म करके दम लूँगा। अब हमें एक ही काम करना है, या तो उसकी आत्मा को शांति दिलाई जाए उसका विधिवत संस्कार करके, नहीं तो वो लड़की को भी मार देगा। दोनों विनोद और बाबा पंडित जी जो थे दोनों मिलते हैं, पूरे कमरे में से उसकी हड्डियों को बटोरते हैं एक एक करके, सारे शरीर की हड्डियों को जोड़ते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं। ये सारी कहानी ख़त्म होते होते शाम हो जाती है। पंडित जी बोलते हैं कि बेटा अब तुम अपने घर जाओ, मैं भी अपने घर जाता हूँ। और जैसे ही विनोद दरवाज़ा लगाता है उस घर का, उसके कान में एक आवाज़ आती है, मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हो? ये मतलब ये किसकी आवाज़ है भाई? ये रोहित की आवाज़ थी। तो रोहित क्योंकि रोहित के हाथ में 6 उंगलियां थी और एक उंगली की हड्डी वहाँ पे रह गई। वो लोग सारी हड्डियाँ नहीं जला पाए, अब एक हड्डी रह गई। वो हड्डी से रोहित की आत्मा जुड़ी हुई है। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो भगवान ही जाने। तो रोहित का अंतिम संस्कार भी हो गया, लेकिन रोहित अभी भी है वहाँ अभी भी वहाँ पर है। जी भाई एक ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे हो रहा है, मैं क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पर रोहित की डेथ हो गई, ठीक है, दोस्त गोवा से वापस आ गए, तो क्या किसी की फैमिली को कोई भी पता ही नहीं लगा कि रोहित के साथ क्या हुआ क्या नहीं? किसी ने ढूंढने की कोशिश नहीं की? ये लोग जो थे, मुझे बताना चाहिए था पहले, ये बात मैं भूल गया है बताना। ये लोग एक कंपनी में काम करते थे, मल्टीनेशनल कंपनी में, पर सब अलग अलग इलाके के रहने वाले थे। और रोहित का उसके पिताजी के साथ में शुरू से ही अच्छा टर्म्स नहीं थे, तो उन्होंने कभी रोहित के ऊपर ध्यान नहीं दिया। काफ़ी सालों पहले रोहित ने घर छोड़ दिया था जब से उसने जॉब करना स्टार्ट की थी। तो ये जो 4 लोग थे यही रोहित की दुनिया हुआ करते थे। रोहित के घर वालों ने ढूंढने की कोशिश भी करी, पर किसी को ये नहीं पता था कि रोहित कहाँ गया है और किसके साथ गया है। बचा अरमान को कुछ पता ही नहीं था। अरमान को ऐसा बता दिया गया कि रोहित जो है वो चला गया है, वो हमारे से दोस्ती नहीं रखना चाहता। जो लड़की थी, लड़की को तो किसी से कोई मतलब नहीं था। मतलब लोगों को उनकी फैमिली जो थी रोहित की, उनसे तो उनका कनेक्शन नहीं था, इस वजह से शायद उनको नहीं पता। हाँ। और बाकी लोगों को बता दिया गया कि ये कभी नहीं रहना चाहता हमारे साथ में, कहीं और चला गया है, तो उन्होंने भी फिर ज़्यादा उनके पीछे नहीं पड़े। जी। लेकिन भाई जो एक चीज़ होती है कर्मा लौट के आता है। वही आप मानते हो इस चीज़ में? जी। तो भाई एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर आप कर्मा में मानते हो जी, तो अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो भी लिंक करता है हमारी कर्मा से। हमने कुछ बुरा किया होगा इसीलिए हमारे साथ बुरा हो रहा है, और अच्छा हो रहा है तो डेफिनेटली उसको भी हम उसी चीज़ से लिंक करेंगे। तो जो भी लोग हैं जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है या फिर जो भी पोजेस्ड हो जाते हैं, वो उनके साथ बुरा हो रहा है जी, तो क्या इसका भी लिंक अभी हम किसी कर्मा से कर सकते हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया होगा, उसकी सज़ा मिली उन्हें? जी, मैं बताता हूँ कि जीवन में कई बार हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जब हम ना चाहते हुए भी किसी का दिल दुखा देते हैं। और कई बार हम ऐसी परिस्थिति में भी होते हैं जब हम अनजाने में किसी का दिल दुखा देते हैं जी। और जहाँ पर आपने किसी को बुरा लगा, आपकी किसी बात का, या आपने किसी का दिल दुखाया, तो वो आपके कर्मा में काउंट हो जाता है। अब वो आपके साथ कुछ कर रहा है तो वो आपको उसका जवाब मिलता है। जी भाई। बाकी जिशान भाई, आपने अभी 2 स्टोरी शेयर की, दोनों ही मतलब मेरे लिए काफ़ी नई थी जी। और
कंसेप्ट इनके नए थे और डेफिनेटली आई एम प्रीटी श्योर कि लोगों ने ये कहानी पहले नहीं सुनी होगी। और मैं चाहता हूँ कि आपसे ना कुछ और स्टोरीज भी हमें मिले, जिसके लिए मैं चाहूँगा कि हम दोबारा से मिले और एक पार्ट 2 इस पॉडकास्ट का हम लेकर आएँ। इंशाल्लाह ज़रूर लेकर के आएंगे जी भाई। और बाकी मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और ख़ासकर उन दोस्तों के साथ में जो कि अकेले रहते हैं और जिनको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है। आप कमेंट कर सकते हैं अपना फीडबैक और किस टाइप की स्टोरीज़ आप चाहते हैं आने वाले कुछ पॉडकास्ट में। आपके अगर खुद के पास कुछ स्टोरीज़ है तो वो भी आप हमें डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर या फिर वाया मेल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जिशान भाई जी, दोबारा से मिलते हैं एक इंशाल्लाह नए पॉडकास्ट पर। ज़रूर। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू।